हेलो गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप एनसीईआरटीज। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी क्लास 9 के चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट तक का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज इस लेक्चर का, इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म। जैसे कि और कंट्रीज में हम देखते हैं, वैसे ही इंडिया में भी फार्मिंग एक स्मॉल लेवल पर भी हो सकती है, यानी कि कम लैंड पे, कम एरिया पे जहाँ प्रोडक्शन कम हो रही है। और फार्मिंग क्या हो सकती है? लार्ज फार्म्स पर भी हो सकती है, जहाँ पर लैंड ज़्यादा है और हम सीड्स की वैरायटी अच्छा यूज़ कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज। क्योंकि जितने भी फार्मर्स हैं, जरूरी नहीं है सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो, लैंड हो और सबको टेक्नोलॉजीज का पता हो। In short, it is the money or financial conditions that allow farmers to take up different farmer practices and agriculture technologies. इसका क्या मतलब है कि ये फार्मिंग ज़्यादा बड़े लेवल पर होगी या छोटे से ही मार्जिनल लेवल पर होगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है और कैसी टेक्नोलॉजीज का वो फार्मर यूज़ कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी फार्मर के पास फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, तो वो क्या करेगा? अपने फील्ड में बढ़िया फर्टिलाइजर्स यूज़ करेगा। ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करेगा। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मैकेनिज्म्स यूज़ करेगा उस खेत को इरिगेट करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर कोई फार्मर ऐसा है जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है और उसको टेक्नोलॉजी का भी इतना नहीं पता और ना ही वो इतना कुछ अफोर्ड कर सकता है, वो क्या करेगा? घर पे ही मैन्योर वगैरह बनाकर फार्मिंग में उसी मैन्योर का यूज़ करेगा। ठीक है, देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर यील्ड्स और इनपुट्स के बीच में क्या है? कोरिलेशन है। मतलब हायर यील्ड्स, हायर इनपुट्स का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे फार्मिंग में, उतनी ज़्यादा यील्ड होगी, यानी कि उतना ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। दस द फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फार्मर की जो परचेसिंग कैपेसिटी है, कि वो कितना पैसा खर्च कर सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगा सकता है अपनी फार्मिंग पे, वही डिसाइड करेगा कि उसकी क्रॉपिंग सिस्टम कैसे होगी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैसे होगी। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि क्या वो अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ करेगा या सिंपल मैन्योर्स वगैरह घर पे बनी हुई खाद यूज़ करेगा, कि क्या वो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करेगा खेत जोतने के लिए, या उसको गाय भैंस से ही काम चलाना पड़ेगा। Therefore, production practices can be at different level. They include no cost production, low cost production and high cost production. इसीलिए क्या है? प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस जो है वो वेरी करेंगी। ये क्या हो सकती हैं? नो कॉस्ट, यानी कि ऐसी खेती जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी पैसे नहीं लग रहे हैं। और लो कॉस्ट मतलब जिनमें कम पैसे लग रहे हैं। और हाई कॉस्ट मतलब जिसमें हम टेक्नोलॉजीज वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, सीड्स यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेलबींग, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमें जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वैसे ही प्लांट्स को भी क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। अब ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को कैसे मिल सकते हैं? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या फिर सॉयल से प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर सकता है। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर प्लांट। प्लांट्स के लिए ऐसे 16 तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी हैं। एयर सप्लाईज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। एयर सप्लाई कार्बन एंड ऑक्सीजन। एयर से हमें प्लांट को क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लांट को कहाँ से मिलेगा? वाटर से। और सॉयल बाकी के 13 न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रोवाइड करती है। Among these 13 nutrients, 6 are required in large quantities and are therefore called as macronutrient. इन 13 न्यूट्रिएंट में से 6 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट। द अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए, इसीलिए हम उनको क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। इस टेबल में हमें पता चल रहा है कि प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट
कहाँ से मिलते हैं, जैसे एयर से कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, सॉरी हमें नहीं, प्लांट्स को। सॉइल से मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो, मैक्रो यानी जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और माइक्रो मतलब जो प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कि आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोराइन। आगे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन प्लांट इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टेबिलिटी टू डिसीजेस। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी प्लांट्स को हो जाती है, जैसे हमें अगर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें बीमारियां लग जाती हैं, हमारी बॉडी सही से काम नहीं करती, वैसा ही केस प्लांट का भी है। ठीक है, इससे क्या होगा, प्लांट में रिप्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और ससेप्टेबिलिटी टू डिसीजेज मतलब जल्दी से बीमारियां लगेंगी, जल्दी से पेस्ट वगैरह लगेंगे। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब अगर हमें यील्ड बढ़ानी है यानी प्रोडक्शन बढ़ानी है, हम चाहते हैं कि गिवन लैंड एरिया पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो, तो हम क्या कर सकते हैं, ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम प्लांट को फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के रूप में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैन्योर। मैन्योर क्या है, मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। मैन्योर का क्या काम है, वो जो प्लांट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर यानी खाद प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल को प्रोवाइड कर रहा है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। अब ये मैन्योर को हम घर पे भी बना सकते हैं, कैसे कि आप थोड़ा सा एक गड्ढा सा खोद लो, ठीक है, एक पिट बना लो, उस पिट के अंदर, उस गड्ढे के अंदर घर का जितना भी वेजिटेबल वेस्ट है यानी कि सब्जी वगैरह के छिलके वो डाल दो, ठीक है। एनिमल एक्सक्रीटा यानी कि ये जो काव बफेलोज वगैरह होते हैं इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उसमें डाल दो और थोड़े दिनों बाद आप क्या देखोगे, इसमें खाद उग रही है यानी कि मैन्योर ग्रो कर रहा है। मैन्योर हेल्प इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब इस मैन्योर का काम क्या है, एक तो ये सॉइल को एनरिच कर रहा है न्यूट्रिएंट से, दूसरा ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कर रहा है और तीसरा ये सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। उसके अलावा क्या है, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है। दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल्स ऐसी सॉइल्स होती हैं जिनमें जब हम डालते हैं पानी तो पानी टिकता नहीं है, ठीक है। तो इन सॉइल में अगर हम मैन्योर डाल देंगे तो क्या होगा, ये इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इन क्लेई सॉइल्स यानी कि चिकनी मिट्टी में जब हम बात करेंगे, द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। अब हम देखते हैं जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी जमा रहता है, मतलब पानी वहाँ से जाता नहीं है, तो वो बिल्कुल गलगली सी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम डाल देंगे मैन्योर तो उससे क्या होगा, मैन्योर क्या हेल्प करेगा, उस सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करेगा जिससे उस सॉइल में पानी जमा नहीं रहेगा, ठीक है। In using manure, we use biological waste material, which is advantageous in protecting our environment from excessive use of fertilizers. अब मैन्योर में हम क्या करते हैं कि जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है ये भी यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं होता, क्योंकि अगर हम मैन्योर यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे, और फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल से बने हुए हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट में नुकसान होगा। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। अब जब हम मैन्योर बनाने में बायोलॉजिकल वेस्ट एनिमल्स का एक्सक्रीटा यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हम फार्म वेस्ट को भी रिसाइकल कर रहे हैं। Based on the kind of biological material used, manure can be classified as। अब मैन्योर बनाने के लिए कैसा मटेरियल, कैसा बायोलॉजिकल मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से मैन्योर को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है हमारे पास, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट क्या है, the processes in which farm waste material including like livestock excreta, cow dung, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weeds etc. is decomposed in pits is known as composting। composting क्या है, सिंपल सी बात है, अगर हम एक पिट बना दें, गड्ढा बना दें, उसके अंदर हम लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा यानी जो काव और बफेलो गायें भैंसे हम पाल रहे हैं इनका वेस्ट मटेरियल, जो भी सब्जियां हम घर पे यूज़ कर रहे हैं उनके जो छिलके हम उतारते हैं वो, सीवेज वेस्ट, ठीक है, या फिर जो इरेडिकेटेड वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, मतलब जिनके लिए हम सीड, पानी, फर्टिलाइजर्स खुद कुछ भी नहीं डाल रहे हैं पर वो अपने आप उग रहे हैं, तो वो उसको हम जब उखाड़ रहे हैं, ठीक है,
उनको भी इसमें डाल दे तो क्या बन जाएगा, हमारा मैन्योर बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट। अब इस कंपोस्ट का क्या फायदा है, ये ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स पे काफ़ी रिच होता है, इसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट मिलते हैं। कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म टू हैस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज। अब देखो क्या है ना, ये जब गड्ढे के अंदर हम सारा सामान डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है धीरे धीरे, और इसी डिकम्पोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, मैन्योर प्रोड्यूस हो रहा है। और हमें पता है जो अर्थवर्म है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो अगर हम इसमें जो काम अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज होकर आ रहा है, अगर हम इसी मटेरियल में अर्थवर्म डाल दें तो अर्थवर्म इस चीज़ को जल्दी से डिकम्पोज करेगा, है ना, तो हमारा मैन्योर भी जल्दी से मिलेगा। तो जब हम मैन्योर बनाने के लिए अर्थवर्म का यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला थर्ड टाइप है हमारे पास वो क्या है, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है, प्रायर टू सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड सम प्लांट लाइक सनहैम्प एंड ग्वार आर ग्रोन एंड देन मल्च बाय प्लोइंग देम इनटू द सोइल। अब क्या करेंगे, हमें कोई भी क्रॉप उगानी है, उसके सीड्स डालने से पहले ही हम कोई और क्रॉप उगाएंगे, जैसे कि ग्वार और सनहैम्प। जैसे ही ग्वार और सनहैम्प उग जाएंगे, हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको मिट्टी में दफना देंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी की जितनी भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए खाद का काम कर रहा है, मैन्योर का काम कर रहा है। दीज ग्रीन प्लांट्स टर्न्स इनटू ग्रीन मैन्योर विच हेल्प इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इससे क्या होता है, इससे प्लांट सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट। कमर्शियली मतलब जिसको हम इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों, ताकि इसको हम बेचें तो हमें क्या मिले, पैसे मिले। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इस फर्टिलाइजर का काम क्या है, ये फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। They are used to ensure good vegetative growth, leaves, branches and flower, giving rise to healthy plants. अब इनका काम क्या है, ये प्लांट में अच्छी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्या हो, लीव्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह, फ्लावर वगैरह प्लांट में अच्छी तरह ग्रो करें। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन हाइयर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। अब क्या है, फर्टिलाइजर सिर्फ वही फार्मर्स यूज़ कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, यानी ये एक हाई कॉस्ट फार्मिंग का एक तरीका है। Fertilizers should be applied carefully in terms of proper dose, time and observing pre and post application precautions for their complete utilization. अब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हम प्लांट में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं और वो फर्टिलाइजर्स अच्छी तरह काम करें, प्लांट उससे अच्छा ग्रो करे, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमें देखना पड़ेगा कि एक तो ये फर्टिलाइजर अप्रोप्रिएट अमाउंट में डाले जाए, यानी कि ना तो कम ना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे, अगर ह्यूमन बींग्स भी ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा पानी पिए तो उनके लिए भी वो हानिकारक है। तो ये तो फिर भी केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। दूसरा क्या, प्रॉपर टाइम पे डालें, टाइम इंटरवल में। ऐसे नहीं कि आप दिन में बहुत बार फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल होना चाहिए, प्रॉपर डोसेज होनी चाहिए। और हमें डालने से पहले भी कुछ प्रिकॉशंस यानी कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और डालने के बाद भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा केयरफुली कि इससे प्लांट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन एंड नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। कई बार क्या होता है, हम फर्टिलाइजर्स तो डाल रहे हैं पर हम ये ध्यान नहीं रख रहे कि जो हम इरीगेशन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, वो ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, ये फर्टिलाइजर्स भी सॉइल के साथ बह जाएंगे। दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। अब ये ज़्यादा तो पानी में रहे ना, इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन होगा। Also, as we have seen in previous chapter, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility because the organic matter in soil is not replenished and microorganism in the soil are harmed by fertilizers use. हम ये भी देखते हैं कि एक मिट्टी में, एक एरिया में हम लगातार जब फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, उससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी ही डिक्रीज हो जाती है। मतलब हम डाल तो इसीलिए रहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, प्लांट अच्छे ग्रो करें, पर हमने इतना ज़्यादा उस सॉइल में फर्टिलाइजर डाल दिया कि अब वहाँ पर प्लांट ग्रो ही नहीं कर रहे। दूसरा क्या है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी रिप्लेनिश नहीं हो पाते, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मैन्योर फॉर मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी हैव टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एमिंग द ऑप्टिमम यील्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। अब हमें क्या ज़रूरत है कि हम ये देखें कि फर्टिलाइजर्स जो है उनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म में, मतलब कुछ थोड़े से समय के लिए क्या हो रहा है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन अगर हम मैन्योर यूज़ करते हैं तो हाई मतलब लॉन्ग टाइम तक प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। मतलब ऐसी फार्मिंग जिस पे हम केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स का बहुत कम यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग।
और मतलब इसमें हम फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये सारी चीज़ें बहुत कम यूज़ करते हैं। एंड विद मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, use of bioagents such as culture of blue green algae in preparation of biofertilizer, neem leaf और turmeric specifically in grain storage as biopesticides। देखो इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, वो फार्मिंग जिसमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल यानी कि फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ कर रहे हैं। उसकी बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर यानी फार्म वेस्ट। ठीक है, उसके अलावा जो भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे बायो एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल रहे हैं। ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, जब इसको हम ग्रो करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट है, जो सॉइल है, उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन वगैरह की सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, अब जैसे हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, पेस्ट वगैरह को मारने के लिए, इन पेस्टिसाइड्स की जगह हम नीम लीव्स या फिर टर्मरिक यानी कि हल्दी का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, एक तरह से टर्मरिक और नीम लीव ये एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, पेस्ट वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, these cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing न्यूट्रिएंट। इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है कि एक तो इंसेक्ट्स, पेस्ट वगैरह, वीड्स वगैरह भी कंट्रोल हो रहे हैं और दूसरा न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट को मिल रहे हैं, केमिकल से हम दूर रख रहे हैं प्लांट को। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, इरीगेशन। इरीगेशन में क्या है, मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड। ज़्यादातर जो इंडिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रही है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ क्रॉप इन मोस्ट एरिया इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। अब क्या है, मतलब कि क्या है, ये जो एग्रीकल्चर इंडिया में हो रहा है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इसका फेट किस चीज़ पे डिपेंड है कि एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं वो अच्छा होगा, हमारी क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस होगी या प्रोड्यूस नहीं होगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि बारिश टाइमली हो रही है या नहीं। ठीक है, और सफिशिएंट हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश होगी उससे भी बाढ़ आ जाएगी, खेत खराब हो जाएंगे, बहुत कम आएगी तो उससे क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तब भी हमारे प्लांट्स नहीं उगेंगे। हैंस पुअर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर। इसीलिए जो ये अच्छा अगर अच्छी बारिशें नहीं हो रही, ज़्यादा बारिशें नहीं, ऑप्टिमम लेवल पे बारिशें नहीं हो रही, तो उससे क्या होगा, क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yield of any crop। अब हम क्या चाहेंगे कि जो भी क्रॉप हम उगा रहे हैं उसको सही समय पे सही अमाउंट में पानी मिले, ताकि जो क्रॉप हमारी उग रही है वो अच्छी तरह उगे। therefore many measures are used to bring more and more agriculture land under irrigation। इसलिए बहुत सारे तरीके हम ऐसे ला रहे हैं जिससे हम बारिशों पे डिपेंड ना हो, बल्कि खुद से क्या कर सकें, इरीगेशन कर सकें। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। स्कार्सिटी क्या है, कमी। ड्रॉट्स यानी कि सूखा पड़ना। सूखा कब पड़ता है, जब पानी, रेन की क्या हो रही है, बारिश की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ड्रॉट पोजेस अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज वेयर फार्मर डू नॉट यूज इरीगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। अब ड्रॉट का, सूखा पड़ने का फर्क कहाँ पड़ता है, जहाँ पर फार्मर्स रेन पे डिपेंड कर रहे हैं कि बारिश होगी तो हमारे जो खेत हैं वो सींचे जाएंगे। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब क्या होता है, कुछ मिट्टी ऐसी होती है जिसकी वाटर रिटेंशन यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, यानी आप उसमें पानी डालोगे थोड़ी देर बाद वो फिर सूखी हो जाएगी, दोबारा आपको पानी डालना पड़ेगा। इन एरियाज विद लाइट सॉइल्स क्रॉप्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशन। अब ऐसे एरिया जहाँ पर सॉइल लाइट है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पानी को सॉइल होल्ड नहीं कर पा रही, वहाँ पर क्या है, ड्रॉट यानी सूखा पड़ने की चांसेस ज़्यादा है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशंस। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसी क्रॉप वेराइटीज डेवलप की हैं जो क्या कर सके, ड्रॉट कंडीशंस को यानी सूखा पड़ने जैसी कंडीशंस में भी वो क्रॉप्स उग सके। ठीक है, इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरिड क्लाइमेट। अब इंडिया में क्या है, बहुत सारे तरह के वाटर रिसोर्सेज हैं, पर यहाँ का क्लाइमेट भी क्या है, वेरिड है, यानी कि टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरीगेशन सिस्टम आर अडोप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। इसीलिए ज़रूरी है ये कि हम बारिश पे डिपेंड ना करें, बल्कि कुछ इरीगेशन फैसिलिटीज़, इरीगेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट करें जिससे हम अपने प्लांट्स को, क्रॉप्स को सही टाइम पे पानी दे सकें। दीज इंक्लूड वेल, कैनाल, रिवर्स एंड टैंक। अब इसमें क्या आ जाता है, वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स और टैंक। वेल्स क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ वेल्स, दो टाइप के वेल्स होते हैं, डग वेल्स और ट्यूबवेल। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। डग वेल क्या है, कुएं जिनमें हम क्या कर रहे हैं कि पानी बिल्कुल जो नीचे अंडरग्राउंड लेवल पे जो पानी है उसको खींच रहे हैं। ठीक है, ट्यूबवेल कैन ट्रैप वाटर फ्रॉम डीपर स्ट्रेटा।
अब डगवेल तो क्या है, जो हम उसी लेवल से पानी ले रहे हैं जहाँ पर पानी क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ से हम पानी ले सकते हैं इजीली। और ट्यूबवेल क्या है कि हम बिल्कुल नीचे डीप स्ट्रेटा यानी डीप लेयर से पानी को एक्सट्रैक्ट करें। फॉर दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पम्प्स फॉर इरिगेशन। आपने देखा होगा कि पंप क्या करता है, पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। तो इरिगेशन में हम ऐसी जगहों पर क्या यूज़ करें, पंप का यूज़ करें। फिर क्या है, कैनाल। दिस इज यूजुअली एन इलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। इलेबोरेट मतलब काफ़ी फैला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वेयर और फ्रॉम रिवर। कैनाल्स में पानी कहाँ से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, ठीक है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरी टू इरिगेट फील्ड। अब क्या होता है, यहाँ एक मेन रिवर होती है, मेन कैनाल होती है, जिसमें से और कैनाल्स निकल रही हैं और जिसके थ्रू क्या जा रहा है, खेतों में पानी जा रहा है। फिर क्या है, रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या है, इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वेयर रिलीज द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रैशनल। ऐसे एरिया जहाँ पर हम कैनाल्स के थ्रू या रिवर्स के थ्रू पानी नहीं पहुँचा सकते, वहाँ हम लिफ्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लीमेंटिंग इरीगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर्स। अब ये कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, जहाँ पर हम पानी को डायरेक्टली रिवर में से निकाल रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर कैनाल्स वगैरह नहीं बन सकती, तो डायरेक्टली हम रिवर में से निकाल के खेतों में पानी सप्लाई करें। फिर क्या है, टैंक्स। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वेयर विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरिया। अब ये ऐसे टैंक्स क्या हैं जिसमें हम पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है, और जब नीडेड है तो हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर क्या है, फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। अब आजकल क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इन सिस्टम्स के अलावा भी कुछ सिस्टम यूज़ कर रहे हैं पानी को खेतों में यूज़ करने के लिए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जब बारिश आ रही है तो उस पानी को कलेक्ट करके रख लेना। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स विच लीड टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब क्या होता है, जब हम कई जगह क्या करते हैं, बांध लगा देते हैं यानी डैम्स लगा देते हैं। अब इन डैम्स के गेट्स जो हैं वो बंद रहते हैं, यानी कि जब पानी ज़्यादा फ्लो हो रहा है बारिश की वजह से, तो ये डैम्स के गेट क्लोज रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ्लो करेगा मिट्टी के ऊपर तो उससे मिट्टी की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो भी साथ में बह जाएगी। और टॉप मोस्ट लेयर में ही क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं कि पानी के साथ मिट्टी की, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर भी बह गई। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, क्रॉप पैटर्न। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जिससे क्या हो, हमारी क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करें, ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करें। पहला क्या है, मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन सेम पीस ऑफ लैंड। मिक्स क्रॉपिंग क्या है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही लैंड के पीस में ग्रो करें, उसको हम मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे वीट और ग्राम यानी गेहूं और चने को हम ग्रो कर सकते हैं, या फिर वीट और मस्टर्ड यानी गेहूं और मस्टर्ड यानी सरसों या फिर ग्राउंडनट को और सनफ्लावर को हम एक साथ ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फार्मर्स को एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि अगर एक क्रॉप फेल होगी, मान लो वीट ढंग से ग्रो नहीं किया, तो वो ग्राम तो बेच सकता है ना, चना तो बेच सकता है ना, उसकी तो क्या होगी, मेहनत खराब नहीं होगी, उसको कुछ पैसा तो मिलेगा ना। फिर क्या है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का क्या मतलब है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन सेम फील्ड ऑफ लैंड इन अ डेफिनेट पैटर्न। अब मिक्स क्रॉपिंग में तो क्या था, हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे थे एक साथ। इसमें भी हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप एक साथ ग्रो कर रहे हैं, पर एक डेफिनाइट पैटर्न में, यानी कि हमने आधा खेत ऐसा है जिसमें हम गोभी ग्रो कर रहे हैं, फिर आधा ऐसा है जिसमें कुछ और जैसे गाजर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फिर आधा एक ऐसा खेत है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही खेत में हमने 3 पोर्शन बना लिया और तीनों में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। इसी को हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ रो तो हमने एक क्रॉप की ग्रो कर ली, फिर कुछ रोज दूसरी क्रॉप की, जैसे सोयाबीन और मेस, या फिर फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा और काउपी यानी कि लोबिया। दीज क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। अभी हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हाँ जी यही 3 क्रॉप हम अलग एक ही लैंड पे अलग अलग रोज में उगाएंगे। हम ये देखते हैं कि इन क्रॉप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग हो, यानी एक क्रॉप अगर ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ले रही है तो दूसरी क्रॉप कुछ और न्यूट्रिएंट्स ले, ठीक है। This ensures maximum utilization of nutrients supplied and also prevent pests and diseases from spreading to all plant belonging to one crop in a field। अब इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सारे यूटिलाइज होते हैं, और पेस्ट मतलब एक पेस्ट है वो ऐसी क्रॉप्स पे ही फीड कर रहा है जो क्रॉप फॉस्फोरस ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। अब पूरे खेत में अगर एक जैसी क्रॉप होगी तो सेम तरह का पेस्ट सारी क्रॉप को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। लेकिन हम अलग अलग क्रॉप यूज़ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मतलब जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उनमें क्या होगा, एक ही पेस्ट उन सारी क्रॉप को कंज्यूम नहीं कर सकता।
दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न। इस तरीके से क्या हो सकता है कि जितनी भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उनका हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। अब तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, क्रॉप रोटेशन। जब हम क्या करेंगे, पहले 6 महीने तो पहले एक ग्रोइंग सीजन में यानी 6 महीने में हमने एक क्रॉप यूज़ कर ली, फिर दूसरे सीजन में हमने क्या कर ली, दूसरी क्रॉप उगा ली। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ड्यूरेशन के हिसाब से कि कितना टाइम किस क्रॉप को ग्रो होने में लगना है, उस हिसाब से हम क्रॉप को एक साल में ग्रो कर सकते हैं। यानी मान लो एक क्रॉप को 4 महीने ग्रो करने में लग रहे हैं तो दूसरी क्रॉप को 6 महीने, तो हम क्या करेंगे, एक ही सीजन में पहले एक क्रॉप ग्रो कर ली, फार्मर इसे बेचेगा, पैसे कमाएगा, फिर हमने दूसरी क्रॉप ग्रो कर ली। ठीक है, फिर क्या है, इफ़ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 और 3 क्रॉप कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। अगर हम क्रॉप रोटेशन ढंग से कर रहे हैं तो क्या होगा, एक ही साल में हम 2 या 3 क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ा, फिर क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट पढ़ा। अब तीसरा क्या है, प्रोडक्शन तो कर ली, क्रॉप उगा तो ली, इसको प्रोटेक्ट कैसे करें पेस्ट वगैरह से। ठीक है, यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या लिखा है इसमें, फील्ड क्रॉप आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीजेज। अब ये जो फील्ड क्रॉप है इनमें बहुत सारे तरह के वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट, ये क्या करते हैं, इनको हार्म करते हैं। इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड एट अप्रोप्रिएट टाइम देन दे कैन डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लो। अगर हम इन वीड्स को सही टाइम पे रिमूव ना करें तो इससे क्या होगा, हमारी क्रॉप्स इतनी डैमेज हो सकती हैं कि हमारी पूरी की पूरी यील्ड क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड्स। वीड्स पता क्या है, सड़क पे आप देखो या घरों की छतों पर देखो, पीपल का पेड़ उगा होता है या फिर कुछ भी ऐसे प्लांट साइडों पे उगे होते हैं किनारों पे। इसके लिए ना तो कोई पानी दे रहा है, ना ही कोई सीड्स डाल रहा है, ना ही कोई फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह दे रहा है, फिर ये खुद उग रहे हैं। और ये उगेंगे तो साथ साथ क्या करेंगे, मिट्टी में से न्यूट्रिएंट भी लेंगे और इन क्रॉप का हमें कोई फायदा तो है नहीं, है ना। तो इन अनवांटेड प्लांट को हम क्या बोलते हैं, वीड्स। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जैंथियम, या फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, पार्थीनियम, जिसको हम गाजर घास भी बोलते हैं, या साइप्रेनियस रोडेंटस, यानी जिसको हम मोथा भी बोलते हैं। दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। अब ये वीड्स ग्रो करेंगे तो जो क्रॉप हमें उगानी है उनको तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं, उनका तो सारा स्पेस, न्यूट्रिएंट्स, सारा कुछ यही ले जाएंगे। वीड्स टेक अप द न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अगर किसी खेत में ऑलरेडी वीड्स हैं और वहाँ हम क्रॉप उगाने की कोशिश करें तो उससे क्या होगा, उस खेत के सारे न्यूट्रिएंट्स तो वीड्स ही ले जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारी जो क्रॉप होगी वो ढंग से ग्रो नहीं करेगी। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज इसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। इसलिए हम क्या चाहेंगे कि ये जो वीड्स हैं ये जल्दी से क्या हो, हम इनको रिमूव कर दें ताकि जो हमारी क्रॉप है वो ढंग से ग्रो करे। ठीक है, जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वे। अब जो ये इंसेक्ट और पेस्ट हैं ये प्लांट को कैसे अटैक करेंगे, ये 3 वेज पे करेंगे। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। ये क्या करेंगे, या तो रूट को कट कर देंगे या फिर स्टेम में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ स्टेम कट लगाते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे। मतलब देखेंगे ना, स्टेम में कई बार छेद होते हैं, लीव्स में भी आपने देखा होगा होल्स होते हैं। ठीक है, दे सक द सेल सैप। जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म है, हमारे अंदर ब्लड है, वैसे ही जब आप स्टेम्स वगैरह देखोगे उनके अंदर भी कुछ फ्लूइड है, तो उसको हम बोलते हैं सेल सैप। तो ये उन सेल सैप को क्या करेगा, प्लांट के सेल सैप को सक कर लेंगे, मतलब चूस लेंगे। ठीक है, दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट, घुस जाएंगे उनके अंदर, छेद कर देंगे। ठीक है, दस दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। तो ये क्या कर रहे हैं, क्रॉप की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ यील्ड जो है यानी प्रोडक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। डिसीजेज इन प्लांट आर कोज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। डिसीजेज कैसे होते हैं प्लांट में, हमें डिसीजेज कैसे होते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि पैथोजन्स क्या है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये सारे क्या है, हमें बीमारियां कोज कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, पैथोजन्स हैं। ठीक है, दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, वाटर एंड एयर। अब ये पैथोजेंस कैसे जा सकते हैं प्लांट में, किसके थ्रू, सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिसीजेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। इनको कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज यूज ऑफ पेस्टिसाइड विच इंक्लूड हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड। सबसे अच्छा जो मेथड है वो क्या है कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो।
पेस्टिसाइड्स, साइड्स का मतलब होता है किल, पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को मार रहा है, वीडीसाइड यानी जो वीड्स को मार रहा है, वीड्स को किल कर रहा है, और इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट्स को किल कर रहा है। मतलब ऐसे केमिकल्स जो अगर हम प्लांट पे डाल दें तो पेस्ट, इंसेक्ट्स और वीट मर जाएंगे। ठीक है, दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल। अब ये हम प्लांट्स के ऊपर छिड़कते हैं या सॉइल के अंदर डालते हैं जिससे पेस्ट, फंजाई, वीड्स वगैरह जो है वो मर जाए। However, excessive use of these chemical create problems since they can be poisonous to many plant, animal species and cause environmental pollution. एक लिमिट से ज़्यादा हम इसको सॉइल में या प्लांट में डालेंगे तो उससे क्या होगा, हम इन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, एनिमल्स कर रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनके लिए पॉइजनस है। ठीक है, और एनवायरनमेंट पे भी इससे पॉल्यूशन हो रहा है। वीड कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। अब ज़रूरी नहीं है कि वीड्स रिमूव करने के लिए हम ये केमिकल्स वगैरह ही डालें, मैकेनिकल रिमूवल यानी मशीन्स या हाथों का यूज़ करके भी इनको रिमूव किया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन कैन हेल्प इन वीड कंट्रोल। अब वीड कंट्रोल करने के कुछ और भी तरीके हैं, यानी सही टाइम पे सीड्स डालो, प्रॉपर उसकी केयर करो, है ना। इंटरक्रॉपिंग करो, यानी एक ही लैंड पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप ग्रोन करो। इससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो वीड सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होंगे, तो वीड्स लग ही नहीं पाएंगे, वीड्स को कुछ न्यूट्रिएंट ही नहीं मिलेंगे। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। ऐसी वैरायटी, ऐसे सीड्स डालो जो इन पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो मतलब उनके ऊपर इस पेस्ट का असर ही ना पड़े, बल्कि पेस्ट इनको खाएं तो पेस्ट ही मर जाए। ठीक है, एंड समर प्लोइंग इन विच फील्ड्स आर प्लोड डीप इन समर टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। अगर हम गर्मियों में क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे मतलब तो उससे क्या होगा, जो वीड्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब हमने प्रोडक्शन कर ली है ना, बचा भी लिया पेस्ट वगैरह से, जो प्रोडक्ट करके हम हार्वेस्ट कर रहे हैं उन ग्रेन्स को हम स्टोर कैसे करें। इतना सारा वीट, इतनी सारी ग्रेन्स हम एक बार में हार्वेस्ट करें, ऐसा तो है नहीं वो एक ही दिन में कंज्यूम होगा, मतलब वो पड़ा रहेगा, उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर करेंगे तब भी तो उसमें कीड़ा वगैरह लग सकता है ना, तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी हाई, वेरी हाई। इससे क्या हो सकता है, स्टोरेज लॉसेज यानी अगर स्टोर कर रहे हैं हम ग्रेन्स वगैरह को, वीट वगैरह को, और उसमें अगर कीड़ा लग रहा है तो उससे भी क्या हो सकता है, हमारी एग्रीकल्चर में हमें बहुत नुकसान हो सकता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेज आर बायोटिक। अब ये जो फैक्टर्स जो इन ग्रेन्स को खराब कर रहे हैं, बायोटिक यानी लिविंग भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट यानी कि चूहे, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया। ठीक है, अबायोटिक भी हो सकते हैं कि हमने गीले में रख दिया, मॉइस्चर है, मॉइस्चर की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो रहे हैं, फंगी लग रही है, फंजाई लग रही है। टेम्परेचर ठीक से नहीं दिया हमने, ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में रख दिया। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, इससे क्वालिटी खराब होगी। लॉस इन वेट मतलब आधी ग्रेन्स तो क्या होंगे, पेस्ट वगैरह खा जाएंगे तो वेट लॉस होगा उसका। ठीक है, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केबिलिटी। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट वगैरह हमारा, उसकी क्वालिटी खराब होगी, कलर खराब होगा। जब हम बाजार में चीज़ लेने जाते हैं हम क्या देखते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो, कलर अच्छा हो प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर उन चीज़ों का कलर ही अच्छा नहीं होगा तो वो मार्केट में बिकेंगे भी नहीं। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेज मतलब जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं इनको। ठीक है, गोदाम वगैरह। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज बिफोर grains are stored in future use. They include strict cleaning of the produce before storage, proper drying of the produce first in sunlight and then in shade, and fumigation using chemical that can kill pests. अब ये सब हम कैसे कर सकते हैं कि जहाँ हम रख रहे हैं इन ग्रेन्स को वो जगह क्लीन हो। ठीक है, प्रॉपर ड्राई हो वो। ठीक है, पहले हम धूप में सुखाएं, फिर हम छाँव में सुखाएं। ठीक है, और फ्यूमिगेशन करें, यानी ऐसे केमिकल्स डालें जिससे पेस्ट वगैरह मर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लांट वाला पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। लास्ट अब जो थर्ड और फाइनल लेक्चर इस चैप्टर का आएगा वो एनिमल हस्बेंड्री का होगा। वैसे जब इस लेक्चर का मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी कि यार चलते तो है नहीं, लेक्चर्स डालने का क्या फ़ायदा, हमें क्यों लाइक्स मिलेंगे, ठीक है, हमारे क्यों व्यूज़ बढ़ेंगे। पर इसके पार्ट 1 में बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, 600 के करीब, तो मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हुआ कि मैं और एक वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ ये चैनल नया है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब तो पक्का करना। थैंक यू सो मच।